नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार चौबे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक केस जो मैलिग्नेंसी कैंसर के ऊपर है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इसको कहते हैं। तो ये एक केस है। अधिकतर हम लोगों के क्लिनिक में इस तरह के मरीज आते हैं। उनकी कैसे जांच करनी चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए, मैलिग्नेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग। जो भी हम ये केस डिस्कस करेंगे ये सारे इस हेडिंग के तहत डिस्कशन होगा। केस हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, हिस्टोपैथोलॉजी, फाइनल डायग्नोसिस क्या दिया हमने, और डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कैंसर क्या होता है। उसके बाद हमने क्या क्या किताबें और आर्टिकल रेफर किया, उसका रेफरेंस। ये 50 साल का बुजुर्ग पेशेंट था जो हमारे सेंटर पे आया, और इसकी जो कंप्लेंट थी वो थी अनहील्ड अल्सर। एक घाव जो दांत निकालने के बाद हुआ था, वो घाव नहीं भरा था 3 महीने से। तो वो घाव नहीं भरा था, तो इसलिए वो हम लोगों के पास आया। जब इसकी हिस्ट्री ली जाती है प्रेजेंट इलनेस की, जो कंप्लेंट लेके आया था, तो पता चलता है कि इसने अपना दांत लेफ्ट साइड का 6 और 7 नंबर का दांत 3-4 महीने पहले निकलवाया था। उसके वजह से उसमें घाव हुआ, और वो घाव भरा नहीं। जब भी वो घाव किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टच होता तो वहां से ब्लड आने लगता। उसने उस डॉक्टर को कई बार दिखाया, लेकिन वो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो उसके लिए वो हमारे सेंटर पे आया। कुछ भी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री नहीं थी इसकी, बस एक पास्ट डेंटल हिस्ट्री थी जिसमें इसने ये दांत 3-4 महीने पहले निकलवाया था। कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी इस तरीके की घाव न भरने की। पर्सनल हिस्ट्री की बात करें तो ये शादीशुदा आदमी था, 4 बच्चे थे, और मिक्स डाइट था इसका। ब्रश करता था फिंगर से और पाउडर से, मतलब ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन नहीं थी इसकी। जब हैबिट की बात करते हैं तो पेशेंट जो है स्मोकलेस टोबैको यूज करता था, सिगरेट फॉर्म में नहीं। और ये एक पैकेट जो है ये खा जाता था 3-4 बार में, और ये लगातार 17 साल से खा रहा था। इसको सुपारी खाने की आदत थी, मतलब गुटखा के रूप में सुपारी भी खाता था ये। तो ये हैबिट थी इसको, लगभग 17 साल से इस तरीके से वो तंबाकू और सुपारी का सेवन करता था। मेडिकल क्वेश्चन जब पूछा गया तो कोई भी ये हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, किसी भी फिजिशियन को नहीं दिखाया है, और कोई भी दवा जैसे पेनिसिलिन है किसी की भी एलर्जी नहीं थी इसको। पूरा शरीर को जब एग्जामिन किया गया तो बहुत ही हेल्दी, और इसके जितने भी वाइटल साइंस थे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर, सब नॉर्मल थे। सारे वाइटल साइंस नॉर्मल थे। पेशेंट मॉडरेट साइज का था, एनीमिक नहीं था, साइनोज नहीं था, कुछ भी इडिमा नहीं था, कोई भी ऑर्गन्स बढ़े हुए नहीं थे। मतलब पेशेंट जो है कंप्लीटली हेल्दी लग रहा था। एक्स्ट्रा ओरल जब देखा गया तो चारा, बाल, आंखें, नाक सब नॉर्मल था। स्किन भी फेयर कलर था। जॉ में थोड़ी सी डिफॉर्मिटी थी जो लेफ्ट साइड की तरफ दिख रही थी। बाकी मसल्स, क्रेनियल, फेशियल मसल्स, क्रेनियल नर्व और सलाइवरी ग्लैंड ये सब नॉर्मल थे। लिम्फ नोड जो था वो सब मैंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड पाल्पेबल था। तो वो पाल्पेबल जो था वो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में था, मोबाइल था और टेंडर था। मोबाइल, टेंडर और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में होने का मतलब कि वो इन्फ्लेमेटरी कुछ लीजन हो सकता है। जो अल्सर हुआ है वो इन्फ्लेमेशन से हो सकता है, क्योंकि वो अभी टेंडर और मोबाइल था, फिक्स नहीं था, नॉन टेंडर नहीं था, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी थी। तो इस तरीके से हम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
जब हमने अल्सर को मुंह खोलवा के देखा पेशेंट का, तो उसमें देखा हमने कि ये 4 से 5 सेंटीमीटर का अल्सर था एंटीरियर पोस्टीरियरली, और 2 से 3 सेंटीमीटर था बक्कोलिंगुअली, और एक लीनियर अल्सर था, रेडिश वाइट कलर का था, ग्रेनुलेशंस थे उसके ऊपर, वाइट प्लाक डिपॉजिट थे, टच करने पे ब्लीड करता था वो, कोई पल्सेशन नहीं था, इर्रेगुलर मार्जिन्स थी, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का अल्सर था ये सारी चीज़ें थी। जब इसको छुआ तो टेंडरनेस पॉजिटिव था, मतलब दर्द होता था पेशेंट को इस अल्सर का छूने के बाद। डिस्चार्ज हो रहा था वहाँ पे अगल बगल से, सराउंडिंग एरिया से, ये सारी चीज़ें थी। इसका हमने वर्किंग डायग्नोसिस जो बनाया हमने अपने क्लिनिक में, वो कार्सिनोमा ऑफ एल्वियस, मतलब जबड़े का कैंसर, ये हमने बनाया वर्किंग डायग्नोसिस। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, मतलब हमने एक सोचा कि कैंसर हो सकता है, लेकिन और क्या क्या हो सकता है। तो कार्सिनोमा ऑफ जिंजाइवा हो सकता है, एल्वियोलर रीच का हमने बनाया था पहले, जिंजाइवा का हो सकता है, वेरुकस कार्सिनोमा हो सकता है, और सेंट्रल ऑसिफाइंग कार्सिनोमा हो सकता है। मतलब कैंसर ही हर तरीके से कैंसर का रूप ही हो सकता है। 3 वेरिएंट हमने इसमें डिस्कस किया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 3 वेरिएंट हमने दिया। तो इसको जांचने के लिए हमको इसमें से बायोप्सी निकालना पड़ेगा। बायोप्सी के बाद ही ये डिसाइड होगा कि ये फाइनल डायग्नोसिस क्या आता है। हमने इसका जो है पहले एक्सरे करवाया, तो ऑर्थोपेंटोग्राम ओपीजी करवाया। इसमें आप देख सकते हैं कि एक रेडियोलुसेंट एरिया जो है लेफ्ट साइड में मौजूद है, मिसिंग है। 6 नंबर का दांत, 8 नंबर का दांत, कुछ दांत इसमें मिसिंग है, और बोन का रिजॉर्प्शन हो गया है, और इतना रिजॉर्प्शन हो गया कि रेडियोलुसेंसी जो है नीचे के मार्जिन तक की आई हुई है। मतलब बहुत कम ही हड्डी जुड़ी हुई है, ये हड्डी कभी भी टूट सकती है। हेमेटोलॉजिकल कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया गया, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, तो वो सब नॉर्मल आया, हीमोग्लोबिन नॉर्मल आया इसका। केवल रैंडम ब्लड शुगर इसका जो है थोड़ा सा बढ़ा था, वो था 172 मिलीग्राम/%। बायोप्सी निकाला गया, वहाँ का टिश्यू निकाला गया, इंसिजनल बायोप्सी की गई फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो वहाँ का टिश्यू निकाला गया, टिश्यू को निकाल के हमने इसकी जो है जांच की। ये हेमेटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन किया गया उसको, और उसमें देख सकते हैं कि एपिथेलियम टूटा हुआ है, और एपिथेलियल सेल्स जो है वो अंदर कनेक्टिव टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं, वो आइलैंड फॉर्म में दिख रहे हैं, गोल 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 सारे एपिथेलियल सेल्स हैं जो अंदर कनेक्टिव टिश्यू में घुस चुके हैं। जब उसको हायर मैग्निफिकेशन में हम लोग एग्जामिन कर, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो इसमें काफ़ी चेंजेस आ गया है। हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, और ये जो है प्लियोमॉर्फिज्म दिख रहा है। ये सारे ट्यूमर कैंसरस सेल्स हैं जो हम लोग एग्जामिन कर ले रहे हैं। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो हमने इसका फाइनल डायग्नोसिस बना दिया कि मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मतलब ये कैंसर है, ये कंफर्म हो गया। ट्रीटमेंट क्या प्लान किया हमने, इसको फिर हमने हायर सेंटर पे रेफर किया, क्योंकि इसमें आप किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा वो ऑन्को सर्जन डिसाइड करेगा। अब वो सर्जरी करेगा, उसके बाद कीमोथेरेपी करेगा या रेडिएशन करेगा, क्या क्या तरीका है करने का, ये हायर सेंटर पर रेफ़र करना एक समझदारी वाली बात होती है। लेकिन हाँ,
अगर हमको ये पता चल जाए कि वो कैंसर नहीं है तो हम उसको अपने लोकल लेवल पे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए बायोप्सी लेके कंफर्म करना ज़रूरी होता है। लोग बोलते हैं कि बायोप्सी से कैंसर हो जाता है। बायोप्सी से कैंसर नहीं होता है, कैंसर रहता ही है, वो बायोप्सी में पता चलता है। अगर आप कैंसर नहीं है तो बायोप्सी में नहीं आएगा कैंसर और उससे कैंसर नहीं होगा। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और फिर हमने यही ट्रीटमेंट प्लान करके पेशेंट को हायर सेंटर में रखा। अब जब हम ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इसको डायग्नोसिस कर दिए तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें कि ये होता क्या है और कैसे होता है। तो ये सारा हेडिंग है बगल में, जिसके अंतर्गत हम लोग कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन एरिया मुंह का ये है जहाँ पे अक्सर कैंसर हो जाता है। वो कॉमन एरिया क्या है? रेट्रोमोलर एरिया है, फ्लोर ऑफ द माउथ है, लेटरल साइड ऑफ द टंग है और सॉफ्ट पैलेट है। जो यू शेप आर्च दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो सारा एरिया जो है कैंसर प्रोन एरिया है, वहाँ कैंसर होता ही होता है अगर ध्यान न दिया जाए तो। 3% मेन जो है वो ओरोफैरिंजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से और 2% औरतें ग्रसित हो जाती हैं। जब मेल फीमेल की बात करें रेशो की तो 2:1, मतलब मेल को ज़्यादा होता है, फीमेल को कम होता है पहले, लेकिन आज के डेट में 3:1 हो गया है क्योंकि स्मोकिंग का प्रचलन ज़्यादा हो गया है आज के डेट में, तो ये थोड़ा सा रेशो बढ़ गया है, पहले ये कम था। तो जो सर्वाइवल रेट है कैंसर का, वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट हम 5 साल का देखते हैं, तो वो डे बाय डे जो है अभी इंक्रीज हुआ है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज हुई है। तो रिस्क भी बढ़ा है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो 1999 से 2005 में आप देख सकते हैं कि वो सर्वाइवल रेट इंक्रीज हुआ है, 62% का इंक्रीज हुआ है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने की वजह से। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है? कारण का पता होना जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है यही सी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उनको कैंसर होता है, जैसे तंबाकू का इस्तेमाल करना, सिगरेट पीना, कितना दिन पीते हैं सिगरेट, कितना दिन से तंबाकू यूज़ कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए टाइम डोज रिलेशनशिप भी बहुत है इसमें। अल्कोहल का इस्तेमाल करना, शराब का सेवन करना और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे मुंह में होते हैं, अगर आप ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, मुंह साफ नहीं रखते हैं, तो कुछ ऐसे वायरसेस हैं, HPV वायरसेस हैं जो आपको कैंसर कर सकते हैं, जैसे कैपोसी सार्कोमा होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। आपका पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है, मतलब आपका शरीर हेल्दी नहीं है, अच्छा खाना नहीं खाते हैं आप, तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट्स एक्सपोजर की वजह से भी होता है और इम्यून सिस्टम अगर आपका कमज़ोर है वो उसकी वजह से होता है। कुछ क्रोनिक इरिटेशंस होते हैं, लंबे समय तक कुछ घाव हो रहा है, चाहे आपने गलत दांत लगवा दिया है, चाहे आपका नुकीला दांत है, चाहे आप को बार बार ओठ जो है दांतों के नीचे कट जा रहा है, कुछ कैलकुलस जमा है, पत्थर जमा है, कुछ आपने अप्लायंस लगाया हुआ है दांत को टेढ़ा-मेढ़ा सीधा करने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो लंबे समय तक गड़ती रहती है या घाव देती रहती है, तो ये कैंसर होने के लिए एक कारक साबित हो सकता है। इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि वो स्मोकर जो 30 सिगरेट पीता होगा एक दिन में और 20 अल्कोहलिक ड्रिंक पीता होगा हफ्ते भर में, तो वो 7 टाइम ज़्यादा प्रोन है कैंसर डेवलप करने के लिए। जो नॉन स्मोकर है, नॉन अल्कोहलिक है, उनसे 7 गुना ज़्यादा उसको कैंसर होने के चांसेस हैं। जो 30 सिगरेट एक दिन में और 20 अल्कोहलिक ड्रिंक्स शराब ले लेता है हफ्ते भर में। क्लिनिकल जब बात करते हैं तो आप ये कुछ किताबों से मैंने निकाला है, उसमें आप देख सकते हैं अल्सर दिखेगा लिप्स के ऊपर, अल्ट्रावायलेट एक्सपोज होने की वजह से लिप्स के ऊपर आता है। एक किताब है हम लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी किताब से पिक्चर ली गई है आप लोगों को बताने के लिए। तो आप जीभ के पीछे वाले हिस्से में देख सकते हैं कि वहाँ पे भी जो है अल्सर हो गया है, नॉन हीलिंग अल्सर है, तो वो एक अल्सर है जो क्लिनिकली ऐसा दिखता है। टंग के साइड वाले पे देख सकते हैं, लेटर वॉल पे साइड में उधर जीभ पे अक्सर होता है। हाँ, कुछ एक्सोफाइटिक ग्रोथ होते हैं लिप्स के ऊपर, कुछ ग्रोथ हो गया, फिंगर लाइक ग्रोथ हो गया,
नोडुलर रेड कलर का अल्सर देख सकते हैं आप जीभ के ऊपर, जो जीभ पे है। क्रोनिक अल्सर है, अर्ली कमर्शियल कार्सिनोमा में ऐसे ही दिखता है कैंसर में, जल्दी जब होता है तो। फ्लोर ऑफ द माउथ पे आप देख सकते हैं अल्सर है, क्रोनिक अल्सर है, काफ़ी दिन से दिखता इतना इजी है, लेकिन ये कैंसर हो सकता है। जीभ के नीचे वाले पार्ट में कैंसर है, ये ऊपर के तालू में देख सकते हैं। अगर यही सब कैंसर मेटास्टेसिस होता है, लिम्फ नोड में जाता है, तो ऐसे लिम्फ नोड थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलन हो जाता है लिम्फ नोड, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो वो लिम्फ नोड काफ़ी हार्ड होगा और फर्म कंसिस्टेंसी होगा, फिक्स होगा। मसूड़े के ऊपर अल्सर है, चेरी टाइप का अल्सर लग रहा है, रेडिश कलर का। ये रेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत तेज हो जाती है। क्या पैथोजेनेसिस है इसकी? कैंसर क्यों होता है? कैंसर इसलिए होता है कि जो ऑन्कोजीन्स होते हैं, मतलब वो जो सेल होते हैं जिसके अंदर जीन्स होता है, वो जीन कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कैंसर करने के लिए हो जाते हैं। तो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं उसको, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये जीन्स में क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन हो जाता है और इनएक्टिवेट हो जाते हैं ये जीन्स, तो कैंसर होता है। इसमें क्या, सेल साइकिल जो है प्रोलिफरेशन होने लगता है, सेल साइकिल बहुत तेज हो जाती है, सेल को सिग्नल बहुत तेज मिलने लगता है। सेल का सर्वाइवल जो अपोप्टोसिस होना चाहिए, मतलब वो अपना सेल सर्वाइवल ज़्यादा हो जाता है, सेल ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है और मरते कम है, मतलब सेल ख़त्म कम होता है। हमारा बैलेंस होता है शरीर का, सेल मरना चाहिए और सेल बनना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका है जिससे सेल मरते रहते हैं, सेल बनते रहते हैं। लेकिन जब कैंसर की बात होती है तो उसमें सेल साइकिल बहुत फास्ट हो जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में सेल साइकिल चलती है। मरने वाले सेल्स कम हो जाते हैं, बढ़ने वाले सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। उसका जो जीन्स होता है सेल्स का, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, उसी को ऑन्कोजीन्स बोलते हैं और फिर वो कैंसर होने लगता है। अगर वहाँ पे कोई कारण न भी हो, इटियोलॉजी न भी हो, फिर भी वो ट्यूमर सेल्स जो है उसी रफ्तार से बढ़ते रहते हैं। क्लिनिकल स्टेज की बात करें तो इसको हम क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्टेजिंग, मतलब इसको हम क्लासिफाई करते हैं क्लिनिकली देख के। तो उसमें क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्टेजिंग है जो डिटरमाइन करते हैं कि हम इसको ट्रीटमेंट क्या क्या दें। तो क्लिनिकल हो गया वो, एक सर्जिकल इवैल्यूएशन होता है, मतलब हम निकाल दें, पहले तो क्लिनिकली देख के ही हम उसको टीएनएम क्लासिफिकेशन कर देंगे। फिर एक होता है सर्जिकल निकालने के बाद उसका टीएनएम क्लासिफिकेशन, एक होता है पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट पैथोलॉजिक स्टेजिंग, एक होता है रीट्रीटमेंट स्टेजिंग, मतलब दोबारा जब पेशेंट आता है तो फिर टीएनएम क्लासिफिकेशन। फिर एक होता है पेशेंट मर गया तो ऑटोप्सी स्टेजिंग, उसमें भी टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये इन सब के लिए ज़रूरी नहीं है, पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये ऑन्को सर्जन्स अपने लिए जानते हैं कि उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट की क्या है, लाइफ कितना दिन चल सकता है, वो सब जानने के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। तो ये टीएनएम क्लासिफिकेशन है ट्यूमर साइज़ के हिसाब से है कि ट्यूमर साइज़ क्या है तो कैसे होता है। फिर लिम्फ नोड की साइज़ क्या है तो उसको किस ग्रेड में रखा, फिर मेटास्टेसिस हुआ तो उसको किस ग्रेड में रखा गया है। ऐसे टीएनएम करके हम लोग जो है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में क्लासीफाई करते हैं। तो T1 है, N0 है, M0 है तो स्टेज 1 में आ गया। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई करते हैं। यह ऑन्को सर्जन्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो सर्जरी करने जाते हैं, या वो डॉक्टर जो अपने यहाँ क्लिनिकली डायग्नोस करना चाहते हैं तो वो इस स्टेजिंग के माध्यम से अपने आप को। ओरल कैंसर जो होता है, जैसे मुंह में ये पिक्चर देखिए, आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको पता चला कि ओरल कैंसर तो है एक तरफ, लेकिन वो मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, और दूसरे तो उसको नो पाल्पेबल लिम्फ नोड है, और N1 अगर बोलेंगे उसको तो नेक में मेटास्टेसिस हुआ है, और वो मेटास्टेसिस जो है इप्सिलैटरल है, मतलब एक ही साइड में है, और उसकी साइज जो है वो 3 सेंटीमीटर है या उससे कम है। लेकिन जब उसको, इसको N1 बोलते हैं, अब उसको N2 बोले, N2 A, B और C में क्लासिफाई है। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। N2 A में क्या है कि
एक ही साइज में मल्टीपल लिम्फ नोड रहेंगे पाल्पेबल, और वो 6 सेंटीमीटर से कम रहेगा या 6 सेंटीमीटर रहेगा N2A में। लेकिन N2B में क्या होता है कि ये जिस तरफ कैंसर है उसके अपोजिट साइड में, मतलब कॉन्ट्रालैटरल साइड में ही मिलेगा, उस सेम कॉन्ट्रालैटरल साइड में, और उसकी साइज भी 6 या 6 सेंटीमीटर से कम रहेगी। लेकिन N2C का मतलब है कि दोनों तरफ रहेगा लिम्फ नोड और वो 6 या 6 सेंटीमीटर का, मतलब N2A जो है वो जिधर कैंसर है उधर ही का लिम्फ नोड बढ़ेगा, N2B मतलब दूसरे साइड में बढ़ेगा जहां कैंसर उसके दूसरे साइड में कॉन्ट्रालैटरल साइड में, और N2C का मतलब हो गया दोनों तरफ, और 6 या 6 सेंटीमीटर से कम रहेंगे। N3 का मतलब होता है कि ये 6 सेंटीमीटर से बड़ा लिम्फ नोड है। तो ये लिम्फ नोड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ये लिम्फ नोड का मेटास्टेसिस दिखाता है कि कैसे लिम्फ नोड कहीं पे लिप पे घाव हुआ है या जीभ पे घाव हुआ है तो सबमेंटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाएगा, और लेटरल साइड ऑफ द जीभ के साइड में है तो वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की तरफ जाएगा, और फिर कैसे वो जो है अंदर के लिम्फ नोड में जाके और कैसे फिर उसका मेटास्टेसिस होने लगेगा, नोड से ब्लड में, ब्लड से नोड में। तो ये सारा डायग्राम दिखा रहा है, दिया हुआ है। बहुत सारे ऑथर्स आए, ब्रॉडर्स क्लासिफिकेशन, जैकबसन्स क्लासिफिकेशन, फिशर, लुंड एट अल, बहुत सारे लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है। उसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल, उनका कहना है कि 25% अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल दिख रहा है तो उसको वेल डिफरेंशिएटेड बोलेंगे, 50% से कम दिख रहे हैं तो उसको मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड बोलेंगे। अब कैंसर को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको हम उसके कोहेसिवनेस, मतलब सेल्स एक दूसरे से कैसे अटैच हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितना केरेटिनाइजेशन मौजूद है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर उस पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर का पॉलीमॉर्फिज्म कितना है उस पर डिपेंड करता है, और माइटोटिक नंबर्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कैंसर का सीवियरिटी। तो ये 4 चीज़ें ध्यान रखना है कि सेल्स कैसे एक दूसरे से अटैच हैं, कितना केरेटिनाइजेशन कनेक्टिव टिश्यू में है, कितना न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म है, और नंबर ऑफ माइटोसिस कितने सेल्स मौजूद है। ट्यूमर होस्ट रिलेशनशिप, ट्यूमर का और होस्ट का रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से अंदर इन्वेड करता है, क्या पैटर्न ऑफ इन्वेजन है उसका, स्टेज ऑफ इन्वेजन मतलब कैसे जा रहा है, वो आइलैंड फॉर्म में जा रहा है कि सिंगल सेल जा रहा है, तो वो पैटर्न ऑफ इन्वेजन क्या है, स्टेज ऑफ इन्वेजन क्या है, लिम्फोप्लाज्मोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन क्या है, वस्कुलर इन्वेजन कितना है, कितने वेसल्स फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे, वो सब चीज़ें ध्यान दें। फीचर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एपिथेलियम है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू में जो है मसल सेल भी नीचे दिख रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो रहा है एपिथेलियल सेल्स का। थोड़ा सा हाइयर मैग्निफिकेशन में जब हम इसको देखते हैं तो आप देखिए इसमें जो ट्यूमर सेल्स हैं वो टिपिकल दिख रहे हैं, और उसके बाद जो है आप देख सकते हो उसमें केराटिन भी दिख रहा है, उसमें जो सेल्स का जो इरेगुलरिटी है वो भी दिख रहा है। कनेक्ट एपिथेलियल सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू में इन्वेड कर गए हैं, प्लीओमॉर्फिज्म है, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिक है, तो ये सारी चीजें दिख, इसमें आप हायर मैग्निफिकेशन में क्लियर देख सकते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो वेरिएंट दिख रहा है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस दिख रहा है, मतलब सारा इसमें जो है चेंजेस दिख रहे हैं जो इसको दर्शाते हैं कि ये कैंसर सेल है। कुछ बायोमार्कर्स हैं जिससे हम लोग बताते हैं कि कैंसर सेल है कि नहीं है, तो उसमें मार्कर्स हैं जो प्रोलिफरेशन के लिए होते हैं, तो PCNA, Ki67, BRU, हिस्टोन, एग्नोर्स, ये हैं IHC हैं, IHC डिटेक्शन है जो सेल साइकिल का प्रोलिफरेशन बढ़ गया, सेल साइकिल की स्पीड बढ़ गई है वो बताता है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के लिए आप जान सकते हैं, P53 का म्यूटेशन जान सकते हो। ये ट्यूमर मार्कर्स हैं जिससे हम जानते हैं कि इनके इसमें कैंसर सेल्स मौजूद है। जब भी IHC करेंगे आप तो वो डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा, तो वो समझिए कि वो पॉजिटिव है, IHC पॉजिटिव है, मतलब वो सेल्स मौजूद हैं। ट्रीटमेंट जब भी होता है इसका
कई तरीके से हैं, वो ऑन्कोसर्जन डिसाइड करता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जिकल या फिर मिक्स करके इन तीनों को एक अच्छा ट्रीटमेंट देने का प्रयास करता है अपने मरीजों को। उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है ट्रीटमेंट के दौरान, जब भी हम रेडिएशन देते हैं तो बहुत से अल्सर्स होते हैं, पेन होता है, टेस्ट चला जाता है। चूँकि अल्सर होते हैं, इम्यूनिटी डिक्रीज होती है तो कैंडिडियासिस होने के चांसेस रहते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाता है स्किन का, रेडनेस आ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। हाँ, सलाइवरी ग्लैंड इनएक्टिव हो जाते हैं तो जीरोस्टोमिया हो जाता है, दांत के नीचे सर्वाइकल कैरीज होना है। हाँ, एपिथेलियम का एट्रोफी हो जाता है, मतलब अल्सरेशन होने लगते हैं, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें टेम्पररी और परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के दौरान। आप देख सकते हैं इसमें कैसे सर्वाइकल कैरीज हो रहा है। रेडियोग्राफ जो रेडिएशन लेता है इलाज के दौरान तो उसको हर एक दांत में कैरीज, एक्सरे में भी देख सकते हैं पूरा कैरीज दिख रहा है, रेडियोल्यूसेंसी दिख रही है। ये रेडनेस आ जाता है, पूरा इरिथमा होने लगता है और रेडनेस आ जाता है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके जिंदा रहने के स्पैन को कम कर देते हैं। अगर आपको ओरल कैंसर है और आप ये फैक्टर हैं आपके पास तो आपके सर्वाइवल रेट थोड़े से कम हो जाते हैं। तो क्या है वो, जैसे आपने ट्रीटमेंट डिले किया तो दिक्कत होती है, एडवांस स्टेज में है तो दिक्कत होती है, अगर आप मेल हैं तो सर्वाइवल थोड़ा सा दिक्कत है, आपका हेल्थ जो है पुअर है, मतलब आप न्यूट्रिशियस नहीं है तो भी दिक्कत है, ट्यूमर की साइज़ कितनी बड़ी है, कितना पोस्टीरियर लोकेशन है, मतलब कितना पीछे मौजूद है वो, और हिस्टोलॉजिकली हम उसको ग्रेडिंग ना दे पाए, मतलब इतना सीवियर है तो, और लिम्फ नोड में अगर घुस गया है तो ये सर्वाइवल रेट थोड़ा कम हो जाता है। डेंटल प्रैक्टिशनर का बहुत बड़ा रोल बनता है कैंसर को प्रिवेंशन और डायग्नोसिस देने के लिए। तो प्रिवेंशन क्या है, तो डेंटिस्ट ने एकदम ध्यान देना चाहिए जब उसके यहाँ पेशेंट आता है तो उसको डिस्करेज करना चाहिए कि आप तंबाकू मत खाइए, आप स्मोकिंग मत करिए, आप अल्कोहल मत लीजिए। उसको हेल्थ के लिए प्रमोट करना चाहिए कि आप अच्छे स्वस्थ रहिए, रेगुलर चेकअप करवाते रहिए, ठीक है। और कुछ भी म्यूकोजा पे कोई भी डिस्कलरेशन हो रहा है तो आप उसकी जांच करवाइए, उसकी बायोप्सी करवा लीजिए। बायोप्सी करवाने में बिल्कुल न डरें, ताकि वो चीज़ें अच्छी हो जाए। तो ये सब चीज़ों को अगर ध्यान देकर हम करते हैं तो डेंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल बनता है मुंह के कैंसर को दूर करने के लिए। कंक्लूजन क्या है पूरे डिस्कशन का कैंसर के बारे में जो आपने समझा, इसमें यही है कि कैंसर से बहुत लोग मरते हैं। 43% डेथ जो है वो कैंसर की वजह से होती है। जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो अनहेल्दी डाइट खाते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना है, मुंह को साफ नहीं रखना है, जो कम पैसा कमाते हैं और जो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ कैंसर होने के चांसेस होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कैंसर को कम स्टेज और ज़्यादा स्टेज में डिफाइन करती हैं। कम स्टेज में आप उसका इलाज करवा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो तुरंत जांच करवा के तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवा के आप अपना सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं और अच्छा प्रोग्नोसिस हो सकता है। ये सारी रेफरेंसेस थे जो मैंने इस आर्टिकल के लिए बनाया था, आपके इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ आप तंबाकू, गुटखा, शराब ये सब का सेवन बंद कर दीजिए। आप अगर ये बंद करते हैं तो आपका सामाजिक, पारिवारिक और खुद अपना सेल्फ जो लाइफ है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छे से आप लोग चलते हैं।
क्योंकि ये हर एक इंसान को उसके परिवार में ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का करें, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। इसके साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।